नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक हमारा है बोर्स मॉडल एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा था एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, अनक्वांटाइज्ड एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी हमने देखा था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा कल पढ़ा था। तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता क्या है। यदि मेरे पास देखो, यदि हम कंटिन्यूस लाइट सोर्स से लाइट इमिट करे किसी एटम पर, ठीक है ना, या एटॉमिक गैस पर लाइट इमिट करे और वो उन सारी लाइट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। अब हमारे पास सपोज ये कोई एटॉमिक सैंपल है और इस पर हमने कंटिन्यूस लाइट को इमिट इरेडिएट किया, इस पर हमने डाल दिया। ठीक है। और ये मान लो हमने देखो 2 यूनिट की लाइट हमने इंसिडेंट की, 3 यूनिट की लाइट इंसिडेंट की, 5 यूनिट की लाइट इंसिडेंट की, सपोज एज्यूम करो। तो 2, 3 और 5 यूनिट की लाइट इंसिडेंट की और 3 यूनिट की लाइट इसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, एक ब्लैक लाइन आएगी। और 2 यूनिट की लाइट को सपोज इसने एब्जॉर्ब नहीं किया तो सिंपली वो हमें यहाँ पे वो मिलेगी। ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यही है। जब हम कंटिन्यूस लाइट डालते हैं किसी भी एटम पर, यदि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो हम स्पेक्ट्रोमीटर में से जब एनालाइज करते हैं तो जो इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब हो गई है वहाँ पर उसकी जगह क्या आ जाएगी, एक डार्क लाइन आ जाएगी। ठीक है। और इसी हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। यदि हमने हाइड्रोजन के एटम्स लिए तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आ जाएगा हाइड्रोजन का। ये देखो मेरे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, सारी कलर की वेवलेंथ है इसमें सारी। ठीक है ना। कोई लाइन हम तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी, डिस्क्रीटनेस नहीं है बिल्कुल इसमें। एब्जॉर्प्शन में यदि आप देखो यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ब्लैक है। तो इसका मतलब है इस वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है। ठीक है। आज हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी कल भी बताया था पिछले लेक्चर में मैंने। एक्चुअली में ना ये पूरी तरीके से ब्लैक नहीं होता है। ऐसा क्यों है, इस चीज़ को भी हमें पढ़ना है। ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ओनली दोज क्वांटाज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द हाइड्रोजन एटम हुज एनर्जी कोरस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन बिटवीन द अलाउड एनर्जी लेवल्स। बोर मॉडल के हिसाब से सिर्फ वही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जो क्या होगी, क्वांटाइज्ड स्टेट में होगी। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जैसे मेरे पास ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स है, इसका एनर्जी सपोज 2 यूनिट है, ये 7 यूनिट है और सपोज ये 15 यूनिट है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 यूनिट है। और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, यहाँ पे देखो 5 यूनिट गैप है एनर्जी का, यहाँ पे कितना है, 8 है। और यदि मैं इन दोनों का लूँ तो यहाँ पर कितना गैप है, 13 यूनिट है। तो जो यदि मैं इस पर लाइट इंसिडेंट करूँगा ना तो 5 यूनिट का एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। यदि 8 यूनिट का एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यदि 13 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो 2 से कहाँ चला जाएगा, 5 में। तो डिस्क्रीट फॉर्म में, क्वांटम फॉर्म में डिस्क्रीट एनर्जी ही एब्जॉर्ब हो सकती है। वैसा नहीं जो जहाँ मन मर्जी एब्जॉर्प्शन हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। और जो एब्जॉर्ब होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक डार्क लाइन मिलेगी कंटिन्यूस बैंड एज बैकग्राउंड में। ठीक है ना। क्योंकि हम तो सारा लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं और कुछ ही लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो सारा लाइट है वो तो हमारा कंटिन्यूस बैंड होगा और जो एब्जॉर्ब होगा वो हमें डार्क लाइन्स की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग रेडिएशन इज जस्ट द इनवर्स ऑफ इमिशन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बिल्कुल इमिशन प्रोसेस के उल्टा ही होता है। ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, वो चीज़ हम भी देखेंगे। हैंस द एब्जॉर्प्शन लाइन्स हैव एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इमिशन लाइन्स। जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी का जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब हुई है उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट भी होती है। ठीक है ना। या उससे कम की इमिट होगी या ज़्यादा की भी हो सकती है, वो चीज़ें हम देखेंगे अभी इसी टॉपिक में। अब देखो ध्यान से देखो, द डार्क लाइन्स इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर नेवर कंप्लीटली डार्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पिछले कई बार पूछा गया है थ्योरेटिकली। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में भी पूछा गया, बहुत पहले पूछा गया था ये। अब तो मल्टीपल चॉइस में ऐसे क्वेश्चन शायद नहीं बन रहे हैं, पर फिर भी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, फिजिक्स की नॉलेज हमें होनी चाहिए। देखो अभी मैंने क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जोन सा लाइन
हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ पे हमें डार्क लाइन मिलता है, लेकिन वो कम्प्लीटली डार्क नहीं होता है, ठीक है ना। वो हल्का सा कॉन्ट्रास्ट उसमें बैकग्राउंड, ब्राइट बैकग्राउंड की वजह से हल्का सा, लेकिन वो दिखता है हमें, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट डार्क नहीं होता। वो रीज़न क्या है? एटम्स विच आर एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग रेडिएशन री रेडिएट द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ऑलमोस्ट एट वंस, बट दीज फोटोन कम ऑफ इन रैंडम डायरेक्शन विद ओनली अ फ्यू इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल बीम ऑफ कंटिन्यूस लाइट। देखो कहने का मतलब देखो ये है, ये मेरे पास एटॉमिक सैंपल है, ठीक है। अब इस पर जो मैंने लाइट इंसिडेंट कर दी और ये जो एब्जॉर्ब हो गई, अब देखो हम जानते हैं ये दो एनर्जी लेवल, ये सपोज मेरे पास एब्जॉर्ब होकर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इस स्टेट में आ गया और फिर इमिट हो गया यहाँ पे। तो यदि एब्जॉर्प्शन हुआ है तो इमिशन भी होगा, ठीक है। देखो एब्जॉर्प्शन जो होता है तो यहाँ पे हमें ब्लैक मिलता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद एट वंस होता है ना, इमिशन भी तुरंत होगा, लेकिन इमिशन उसी डायरेक्शन में नहीं होता। देखो यदि उसी डायरेक्शन में इमिशन हो जाए जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट थी, तो हमें यहाँ पे ब्लैक नहीं मिलेगा। एक्चुअली में इमिशन होता है वो और डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारा इमिशन होता है। जिस डायरेक्शन में एब्जॉर्प्शन होता है ना, उस डायरेक्शन में इमिशन नहीं होता। बहुत ही छोट एक दो फोटोन ही मामूली से इमिट होते हैं उसी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हल्का, पूरा डार्क ही नहीं होता, हल्का सा बैकग्राउंड की वजह से लगता है ये हमें कि थोड़ा सा कंट्रास्टिंग है इन नेचर है। समझ में आया नहीं है? ठीक है, कंप्लीट डार्क नहीं है। तो यही है कि फोटोन्स कम ऑफ इन रैंडम डायरेक्शन विद ओनली अ फ्यू इन द सेम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन में आते हैं लेकिन बहुत ही कम आते हैं ओरिजिनल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से पूरा डार्क नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। क्वेश्चन तुमसे सीधा ये पूछेगा कि पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो डार्क लाइंस होती हैं क्या वो कम्प्लीटली डार्क होती है? तो आंसर है नो, कम्प्लीटली डार्क नहीं होती, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एब्जॉर्प्शन होता है ना, उसी डायरेक्शन में इमिशन होता है, लेकिन बहुत ही कम फोटोन्स उस डायरेक्शन में आते हैं, और डायरेक्शंस में इमिशन हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नो बाल्मर लाइंस इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो हमने कल हाइड्रोजन एटम का इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो उसमें हमने बाल्मर लाइंस पढ़ी, लाइमन पढ़ी, पश्चिन ब्रैकेट पफंड, ये चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन का, लेकिन उसमें बाल्मर लाइन नहीं होती। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बाल्मर लाइन क्यों नहीं होती? अब ध्यान से देखना। देखो एब्जॉर्प्शन का, ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, ये n=1 स्टेट है, ये n=2 स्टेट है, ये n=3 स्टेट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानते हैं हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का केस है। अब एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी? कुछ एनर्जी मिलेगी। अब नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, वो ग्राउंड स्टेट में ही होता है। किस स्टेट में होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा वो हमारा, तो बाल्मर सीरीज आएगी नहीं। एब्जॉर्प्शन इस, देखो बाल्मर सीरीज कब होती है? जब n=2 स्टेट में जाएगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर बाल्मर सीरीज होती ही नहीं है, क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ चला जाए, सेकंड स्टेट में चला जाए नॉर्मली, ठीक है ना। हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है जब जाके। अब देखो इमिशन में बाल्मर कब होता है? जब दूसरे स्टेट में लाइट आती है, ध्यान रखना। जैसे थर्ड से आ जाए यहाँ, फोर्थ से आ जाए यहाँ, फिफ्थ से आ जाए, तो ये इमिशन है। तो इमिशन में तो बाल्मर लाइन नहीं हो गई। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? सेकंड स्टेट पर एब्जॉर्ब होनी चाहिए ऐसे, लेकिन होती नहीं है। समझ में आया? क्योंकि इन्हीं जो रीज़न ये होता है कि नॉर्मली जो एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है, n=1 स्टेट में ही मिलता है, जिस वजह से बाल्मर लाइन नहीं मिलती, ठीक है। द लाइन्स ऑफ ओनली द लाइमन सीरीज अपेयर इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखो, लेकिन स्टार्स के केस में देखो क्या होता है। अब ये n=1 स्टेट हो गया, ये n=2 हो गया। देखो जो हमारे पास स्टार्स होते हैं ना, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और उनका टेम्परेचर यदि 10⁵, यदि कोई स्टार है जिसका टेम्परेचर 10⁵ के ऑर्डर का है ना, केल्विन का, तो उसमें क्या होगा? एटम ग्राउंड स्टेट में तुम्हें मिलेगा नहीं, मिलना चाहिए। वो क्या करेगा? सेकंड स्टेट में मूव कर जाएगा। हाइड्रोजन हीलियम के एटम कहाँ मूव कर गए? सेकंड स्टेट में, और ये लाइनें एब्जॉर्ब हो गई, लाइट इंसिडेंट होगी ना जैसे ही, तो वो एटम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आ गया ना सेकंड स्टेट में। जब सेकंड स्टेट में लाइट आएगी, ठीक है ना, देखो ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहाँ पे बाल्मर लाइन
इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो सेकंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं हमें मोस्टली, क्योंकि लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल स्टेट में हमें बार्मर लाइंस हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? स्टार्स में। तो इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सर्टेन स्टार्स लाइंस ऑफ बार्मर सीरीज हैव बीन ऑब्जर्व, ठीक है ना, बार्मर सीरीज मिलती है स्टार्स के केस में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। अ सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होते हैं हमारे, ठीक है ना, ड्यू टू हाई स्टीलर टेम्परेचर। समझ में आगे बात। दूसरा हमारे पास है टॉपिक एटॉमिक फ्लोरोसेंस। अब देखो एटॉमिक फ्लोरोसेंस को हम इस डायग्राम से समझते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो एब्जॉर्प्शन हो गया मेरे पास, देखो एब्जॉर्प्शन ये n इज इक्वल टू, ये मेरे पास n इज इक्वल टू 1 स्टेट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखो एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ से, ये दूसरी लाइन यहाँ से, और ये एब्जॉर्प्शन हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात देखो क्या है, देखो अब इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पहुँच गया मेरा, तो वो यहाँ से कैसे आ सकता है नीचे, चाहे तो वो ये पाथ फॉलो करेगा। मैं देखो अभी ये वाला एब्जॉर्प्शन ले रहा हूँ, यहाँ से लाइट वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और फोर्थ सेल में पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद वो लोअर ऑर्बिट में कैसे ट्रांजिशन करेगा, ऐसे इमिट हो सकता है, लाइन को ऐसे इमिट, एनर्जी ऐसे इमिट करेगा, या वो यहाँ से कहाँ जाएगा, इस सेल में आ जाएगा, वो ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इस सेल में आ जाएगा। मैंने अभी इसी एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों का भी भूल जाओ। तो इसमें हमने क्या देखा, ये आ सकता है, ये ट्रांजिशन हो सकता है, और ये ट्रांजिशन हमारा हो सकता है, ठीक है। अब गौर देने वाली बात देखो, जितना देखो ये जितना फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुआ था उतना ही यहाँ क्या हो गया, इमिट हो गया। इसे ही बोलते हैं हम रेजोनेंस लाइंस। ये दोनों रेजोनेंस लाइन नहीं है। तो देखो जितना एब्जॉर्ब हुआ ना, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये ट्रांजिशन हो सकता है, ये ट्रांजिशन हो सकता है, ये ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है ना। इसी चीज़ को हम बोलते हैं एटॉमिक फ्लोरोसेंस, कि जितना एब्जॉर्प्शन हुआ है ना लाइट, उस फ्रीक्वेंसी की इमिट हो सकती है, या उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट हो सकती है। ये उससे, ये कम फ्रीक्वेंसी की है, ये कम फ्रीक्वेंसी की है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे लाइट एब्जॉर्ब हुई थी। तो जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब हुई उतनी की यदि इमिट हो जाए, उस लाइन को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन लाइन। बात करते हैं देखो इस सेकंड वाले केस की। तो इस सेकंड वाले केस में देखो सेकंड E30 में पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ आ सकता है या यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो दो केसेस पॉसिबल है यहाँ पे। तो मेरे पास ये इतना लाइन ही है, और ये भी क्या, ये रेजोनेंस हो जाएगा। अब ये सेकंड स्टेट में था, तो सेकंड स्टेट में ये रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस लाइन समझ में आई। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एटॉमिक फ्लोरोसेंस। 3 एब्जॉर्प्शन लाइन आई है, 6 एमिशन लाइन आई है हमारे पास, ठीक है। अब एक बात देखो, सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन एन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड टू हायर स्टेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इट कैन, यदि देखो हमने कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डाल दी, अब कहने का देखो उसका मतलब ये है, कोई एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट डाली, मैंने यहाँ से एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट डाली, तो इमिशन के वक्त यहाँ ट्रांजिशन कर सकती, यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है, ये ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है ना। इट कैन फॉल डायरेक्टली बैक टू ग्राउंड स्टेट, वो चाहे तो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगी, या लोअर स्टेट में, उससे लोअर स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, ठीक है। तो चाहे तो सेम फ्रीक्वेंसी देगा या उससे कम फ्रीक्वेंसीज देगा। और इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक फ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब होती है उसी की इमिट हो जाती है एटॉमिक फ्लोरोसेंस में, उस लाइन को बोलते हैं रेजोनेंस लाइन, ठीक है। अगला है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ पर्टिकुलर स्टेट। अब देखो यदि इलेक्ट्रॉन हमारा एक ऑर्बिट से N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस होगी N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, सो ये यहाँ प्लस आएगा अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब देखो मान लो ये एग्जांपल से हम समझते हैं, ये मेरे पास सपोज n इज इक्वल टू क्या है 7 है, और ये n इज इक्वल टू मेरे पास कितना है
2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो सपोज ट्रांजिशन कहाँ हो रहे हैं, n इज इक्वल टू 7 से n इज इक्वल टू 4 में होना है ट्रांजिशन। तो देखो कितने पॉसिबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी पॉसिबल होगी 7 से 4 में, तो 7 माइनस 4 ले लेंगे, 7 माइनस 4 हो गया, यहाँ पे 7 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये मेरे पास 3 आ गया, ये 4 हो गया, और ये कितने आ गए 6। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल। आप देखो गिन के देखते हैं 6 कौन कौन सी है। देखो 7 से ट्रांजिशन कहाँ हो सकता है, यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है, एक ट्रांजिशन यहाँ हो सकता है, एक ट्रांजिशन यहाँ हो सकता है, 3 ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही हो गए। अब देखो जब पहले ये यहाँ पे आ गया था ना, यदि ट्रांजिशन ये हो सकता था, अब यदि यहाँ पे आने के बाद वो फिर ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ सीधा ट्रांजिशन कर जाए, या यहाँ आने के बाद सीधा कहाँ ट्रांजिशन कर जाए, यहाँ ट्रांजिशन कर जाए, ऐसा भी हो सकता था। ये देखो यदि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ से कहाँ आया, इस वाले सेल में, फिर यहाँ से कहाँ सकता था, हाँ नीचे की साइड ट्रांजिट कर सकता था। ठीक है, उसी तरीके से ये मेरे पास यहाँ ट्रांजिशन कर सकता है। ठीक है, समझ में आया। ये सीधा कहाँ आया, देखो 6th में आ सकता है, 5th में आ सकता है, सीधा 4th में चला गया, या पहले यहाँ आया फिर यहाँ पे ट्रैवल किया। ठीक है, या इसमें ना आके सीधा कहाँ आए, यहाँ पे आए, और फिर यहाँ से कितना है यहाँ पे। तो गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 कोई 2 बार कोई मैंने 2 बार लिया है क्या, हाँ देखो ये वाला 2 बार गिना गया है ना, हाँ ये तो 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ये और ये मैंने 2 बार लिए थे। ठीक है, तो 6 ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब वो ये कह रहे हैं यदि ग्राउंड स्टेट में है, देखो ग्राउंड स्टेट में ना क्या हो जाएगा, n का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। यदि किसी nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में है, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो देखो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, n2 की जगह क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो ये n माइनस 1 हो गया, ये बन गया, यहाँ 1 रखेंगे 1 प्लस 1 आ गया, n आ गया, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं। ठीक है, यदि मेरे पास n2 n है और n1 मेरे पास ग्राउंड स्टेट में, सीधा ग्राउंड, यहाँ तो ग्राउंड स्टेट में नहीं था ना, तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा। यही फॉर्मूले से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली एटम से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो उसी एनर्जी, तो हम जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, तो तभी हम बोलते हैं एटम हमारा क्या होगा, आयनाइज्ड हो गया। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो मेरे पास ये देखो एनर्जी लेवल्स है, तो ये मेरे पास n इज इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल है, और ये मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट है, n इज इक्वल टू ये मेरे पास इनफाइनाइट है। यहाँ पे एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो 0 एनर्जी उसका हो जाएगा कंप्लीटली, वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो हम हाइड्रोजन की यदि निकाल ले, हाइड्रोजन में पहले सेल में होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो इन्फिनिटी में से -E1 कर देंगे तो कितनी, इन्फिनिटी पे एनर्जी कितना होगा 0, माइनस ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ गया मेरे पास, पहले सेल में इतना ही एनर्जी होता है ना -13.6, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गया। अब देखो इस चीज़ को ना हम देखो ऐसे भी समझ सकते थे। अब हम पहले सेल में एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इतना ही एनर्जी यदि मैं इसको प्लस में दे दूँ, कितना एनर्जी दे दूँ, इतना ही प्लस में दे दूँ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्लस में दे दूँ, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। यदि मैं देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करूँ, तो देखो यहाँ पे तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है ना, तो पोटेंशियल के केस में मुझे क्या लिखना चाहिए, पोटेंशियल के केस में लिखना चाहिए 13.6 वोल्ट, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। मैंने ई नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नहीं लिखा, क्योंकि हम जब ई की मल्टीप्लाई पोटेंशियल में करते हैं तो वो एनर्जी बन जाता है। यदि आपको ध्यान हो, देखो हमारे पास W इज इक्वल टू क्यू भी होता है ना, ये एनर्जी तो होता है वर्क डन एक तरीके से, ये एनर्जी है हमारे पास। ठीक है, तो क्यू क्या होता है हमारे पास, NE होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू ई, तो EV, तो EV क्या है, एक्चुअली में एनर्जी का यूनिट है। लेकिन जब हम चार्ज नहीं लिखेंगे, सीधा V लिख देंगे, तो वो आयनाइजेशन पोटेंशियल बन जाएगा, ना कि आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन,
पहला एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, अब मतलब पहले एक्साइट करना है ना इलेक्ट्रॉन को हमें, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे जब हमारे पास देखो ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो इसमें ये n इज़ इक्वल टू 1 है, ये n इज़ इक्वल टू 2 है, और सपोज ये n इज़ इक्वल टू 3 है, n इज़ इक्वल टू 4 है, ऐसे सेल्स हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो पहले एक्साइट होकर कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, n3 में भी जा सकता है, n4 में जा सकता है, लेकिन हम जब कहते हैं ना फर्स्ट एक्साइटेशन, तो n इज इक्वल टू 2 में जा सकता है। तो एक्साइटेशन एनर्जी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी E2 में से E1 को हम घटा देंगे। यदि मुझे थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी क्या आ जाएगा, E4 में से हम E1 को घटा देंगे। यदि सिक्स्थ आयनाइजेशन एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है सिक्स, तो E7 में से हम E1 को घटा देंगे। समझ में आई बात, इस बात चीज़ का ध्यान रखना। तो फर्स्ट एक्साइटेशन था तो E2 माइनस E1 किया है, ठीक है। थर्ड एक्साइटेशन होगा, सेकंड एक्साइटेशन होगा, तो सेकंड एक्साइटेशन यहाँ हो सकता है, समझ में से, तो E3 माइनस के हम E1 करेंगे। यदि हमें सेकंड एक्साइटेशन चाहिए तो E3 माइनस के E1। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। अब देखो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हमने निकाल ली, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि पोटेंशियल चाहिए तो 10.2 वोल्ट आ जाएगा। तो जब भी पोटेंशियल की बात हो ना, तो आप सीधा एनर्जी निकाल लो और उसमें से E का वैल्यू हटा दो, मेरा सीधा क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। अगला टॉपिक देखो हमारे पास क्या है, लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी की लिमिटेशन, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक सिंगल एटम्स एंड फेल्स इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। पहला लिमिटेशन तो ये था कि जो हाइड्रोजन लाइक एटम है ना, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जैसे बोरोन, कार्बन, ये सारे हो गए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स नहीं है, तो इनके लिए थ्योरी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं थी। तो पहला लिमिटेशन तो ये था। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल व्हेन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर ऑल्सो पॉसिबल। दूसरा देखो लिमिटेशन ये था बोर का, वो उसने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल है, जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी पॉसिबल है, और भी तरीके की ट्रैजेक्टरी पॉसिबल है, वो भी हो सकती थी, लेकिन उसने बताया नहीं। तो दूसरा लिमिटेशन उसका ये था। तीसरा, बोर्स थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। बोर्स थ्योरी प्रिडिक्ट्स ओनली द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइंस। अब इस देखो टर्म्स को ऐसे समझो, जब हमने देखो मैंने तुम्हें जब इमिशन स्पेक्ट्रा बताया था ना, तो मैंने क्या बताया था, देखो मेरा सपोज यहाँ से ट्रांजिशन इमिट हो रहा है लाइट, ऊपर से आ गया, यहाँ से आ गया, और ये आ गया, और मेरा ऊपर वाले सेल से यहाँ इसमें ट्रांजिशन हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, बोर ने सिर्फ ये बताया कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ट्रांजिशन की सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताई, लेकिन इंटेंसिटी उसने नहीं बताई कि लाइट्स की इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था इसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा, फिर इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होगा, फिर इसका इंटेंसिटी कम होगा, फिर इसका इंटेंसिटी और भी कम होगा। इस तरीके से चलेगा वेव नंबर के फॉर्म में, मतलब वेव नंबर बढ़ते हुए कर्व में साइड होगा ना, तो इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगा। तो इंटेंसिटी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था, लेकिन ये मैंने आपको बताया था, जब जैसे वेव नंबर बढ़ता है इंटेंसिटी क्या होती है, घटती चली जाती है। तो एक ड्रॉबैक उसका ये था, सिर्फ उसने ये बता दिया फ्रीक्वेंसीज, ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसीज तो बता दी, लेकिन ट्रांजिशन की इंटेंसिटी किस तरीके से घट रही है, डिक्रीज़ हो रही है, वेरियस इंटेंसिटी क्या है, नहीं बताई। चौथा, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइन्स आर नॉट सिंगल बट अ ग्रुप ऑफ क्लोज्ड लाइन्स। हाँ, अब देखो कुछ जो स्पेक्ट्रल लाइन्स थी ना, वो सिंगल स्पेक्ट्रम में हमें सिंगल नज़र आई, लेकिन जब उनको बारीकी से देखा गया ना, वो जो लाइंस थी वो फर्दर स्प्लिट हो रही थी। क्या हो रही थी, फर्दर स्प्लिट हो रही थी, बहुत फाइन, मतलब फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस थी। ये देखने से एक लगेंगे, लेकिन जब हम उसको कंप्लीट अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, हमने देखा तो वो एक लाइन ना होके ना दो लाइन है ना, इसके चारों, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में, तो ये काफ़ी फाइन था, इसी चीज़ को फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन उसके पास बिल्कुल नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली में हम आगे पढ़ेंगे ये इस चीज़, ये जो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग है ना, फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से होती है, ठीक है। फिफ्थ, अब इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह चलता है, ठीक है ना, तो
इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है ना वो फिक्स्ड नहीं था। अब देखो ऑर्बिट उसका क्या होगा, वेव की फॉर्म में देखो सॉरी ये वेव की फॉर्म में चलेगा तो देखो इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री हो सकती है ना, समझ में आया। लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है बिल्कुल भी, कैसे भी हो सकता था ना। तो उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन भाई वेव प्रॉपर्टी की तरफ वेव प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड इन बोर थ्योरी। बोर थ्योरी नहीं बताती इसका ऑर्बिट एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करती, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास लिमिटेशन थी बोर थ्योरी की वो ये थी, इट डज नॉट एक्सप्लेन फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो देखो जब जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी ना, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, पफन सीरीज, ये सब चीज़ें थी, हम इनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस को जब मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं तो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, है ना। उसी को हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। वो क्यों हो रहा है, पूछा गया कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों स्प्लिट हो रही है, नहीं बताया, थ्योरी नहीं प्रिडिक्ट करती, ये लिमिटेशन थी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्प्लिटिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। उसका एक्सप्लेनेशन भी बोर थ्योरी के पास नहीं था। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये थी हमारे पास लिमिटेशंस। आगे हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक्स में, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, धन्यवाद।